हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि नगरों तथा भवनों के अवशेषों के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक वर्गीकरण की विवेचना करें। अब इस प्रश्न में आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बतानी है, पर आपको केवल नगर और भवनों के आधार पर बतानी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक बेसिक सा इंट्रो जरूर देना अपने एग्जाम के पेपर में। अब इंट्रो में आप क्या दे सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित था, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण की विवेचना हम इसके नगरों व भवनों के अवशेषों के आधार पर निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। इतना कहने के बाद आप जो है अपना पैराग्राफ को चेंज कर देना और फिर आप बताना हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल जो इस समाज की संरचना के बारे में अद्वितीय संकेत प्रदान करते हैं। इन नगरों के निर्माण में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वो कई सारे पार्ट में विभाजित हो चुके थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर केवल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग देखने को मिला है, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर अवस्थित होते थे, जिसमें ऐसा माना गया है कि सामान्यतः उच्च वर्ग के लोग वहां पे निवास करते होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंट से निर्मित नगर हुआ करता था, जिनमें ऐसा माना गया कि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग निवास किया करते थे। अब इस प्रकार के नगरों के विभाजन के आधार पे ये प्रतिबिंबित होता है दोस्तों कि हम समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग। अब यदि हम विशिष्ट वर्ग के ऊपर चर्चा करें तो हम इसके अंतर्गत पुरोहित व प्रशासनिक अधिकारियों को रख सकते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के अंतर्गत हम व्यापारी, कारीगर, शिक्षक और किसान वर्ग को सम्मिलित कर सकते हैं। और जो कमजोर वर्ग होता था उसमें काम करने वाले मजदूरों और दासों को सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों। अब इसी से मिलता जुलता आपकी प्रश्न बनती है एक और है, हड़प्पाई समाज के कृषक वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, यहाँ से कृषि कार्य करने का प्रमाण मिलता है। इस सभ्यता के लोगों को आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि ही था। अब हम यहाँ पे कुछ चीजों को अंडरलाइन किए हुए आप सभी के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आपको स्कोर बूस्ट करने में सहयोग देगा। तो ये चीजों को आप लोग अंडरलाइन वालों को कहीं नोट डाउन करके रख लेना जरूर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है कि आंतरिक व वैदेशिक दोनों प्रकार के वाणिज्य व्यापार फल फूल रहे थे, जो कि बाद में जो वैदिक कालीन सभ्यता आती है वहां पे इस प्रकार के हमें कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। हड़प्पा काल में कई तरह के फसलों का उत्पादन भी किया जाता था, जिसमें अभी तक हमें प्रमुखतः 9 प्रकार के फसलों की पहचान देखने को मिली है, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो गेहूं और जौ है। ठीक है। और इसके भी 2 प्रजातियां हैं, जैसे कि अगर गेहूं का बात करें तो ट्रिटिकम कम्पेक्टम और एक है दूसरा आपका अस्प्रोकोकम। जबकि जौ का देखा जाए आपका प्रजाति तो होर्डियम है और दूसरा है हैक्सास्टियम। यहाँ गेहूं और जौ के अलावा दोस्तों चावल के भी उत्पादन के साक्ष्य मिलती हैं, जैसे कि लोथल से और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। आपके एग्जाम में यदि कंपटीशन में बैठ रहे हो तो वहां पे भी इस प्रकार के प्रश्न बनती है कि चावल के साक्ष्य या फिर धान के भूसी के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो आप इस प्रकार से कंपटीशन लेवल के भी टू दी पॉइंट चीजों को आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो लोथल से और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं और रंगपुर से हमें धान के भूसी का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा बनवाली से अच्छे किस्म का तिलहन का मिलना लोथल से बाजरे इस बात को प्रमाणित करता है कि बाजरा एवं तिलहन जैसी फसलों की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के कृषक वर्ग के पास था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भग्नावशेषों यानी कि जो भवन थे उनके अवशेषों में अगर देखें तो खजूर की गुठलियां देखी गई है और यहाँ के लोग
फलों का भी उपयोग करते थे। इससे हमें एक जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पावासी को ही सर्वप्रथम कपास को उगाने का श्रेय दिया जाता है। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर सूती कपड़े का निशान है। यही से एक उस्तरे पर भी कपड़े का वस्त्र लिपटा हुआ मिला है। लोथल रंगपुर का आसपास का क्षेत्र कपास उपजाने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। यानी कि वहां का जो भूमि था वो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त था कपास को उगाने के लिए। यूनानी लोग कपास को सिंडोन के नाम से जानते थे और संबोधित भी करते थे इसको किस नाम से, तो सेंडोन के नाम से। मोहनजोदड़ो से सूत के लपेटने के लिए किए जाने वाले तकनीकी यानी कि औजारों का भी प्रमाण मिलता है हमें। हड़प्पावासी किसान कृषि कार्य के प्रति पूरी तरह से लगनशील रहते होंगे ऐसा हमने अनुमान किया है। और यही कारण है कि उन्होंने अधिशेष उत्पादन सरप्लस उत्पादन करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और यही सरप्लस की वजह से उन्होंने वाणिज्य व्यापार में विदेशों से संबंध जोड़े थे। ठीक है, किसानों के ही मेहनत का प्रतिफल था कि यहाँ एक व्यापारी वर्ग का उदय संभव हो पाया और हड़प्पावासी भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता स्थापित करने में सफल रहे। यहाँ के निवासी 4 वर्गों में विभाजित थे, पुजारी वर्ग, वैश्य, कृषक और कुली। अब ये कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कितनों वर्गों में विभाजित थे, तो 4 वर्ग था उनका। पहला था पुजारी, दूसरा वैश्य, तीसरा कृषक और चौथा आपका कुली वर्ग। कृषक अधिशेष उत्पादन के लिए केवल मानसून पर ही निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि वे नहरों के निर्माण और जल को सिंचित करने वाली विधियों से भी प्रचलित और परिचित हो चुके थे दोस्तों। सिंचाई के लिए जो नहरों एवं बांधों का निर्माण किया गया था, शायद वह अब बाढ़ों से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। अब फिर निष्कर्ष में बताना कि सैंधवकालीन कृषि एवं किसान का अवलोकन करने से ये स्पष्ट होता है कि कृषक न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी क्या किया, सरप्लस उत्पादन करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से मेहनत करके काम करना शुरू कर दिया। और इसी का परिणाम था कि हड़प्पा सभ्यता में अधिशेष उत्पादन हो पाया और वैसे वर्गों के लिए हो पाया जो कृषि कार्य में संलिप्त नहीं थे। इससे अधिशेष उत्पादन का परिणाम था कि एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय सभ्यता बन गई। और जिस तरह उस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अनाजों का भंडारण किया जाता था, आज भी हम लोग उस तरह करते हैं। और हम लोग में कौन करता है, तो भारत सरकार का एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके माध्यम से भी आज हम लोग अनाज का भंडारण करते हैं। तो ये आप बेसिक सा एक निष्कर्ष दे सकते हो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बनती है कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण की प्रारंभिक विशेषताओं का चिन्हित करें। अब ऋग्वैदिक काल के सामाजिक वर्गीकरण के बारे में आपको चर्चा करनी है। अब देखो यार, इसके बारे में भी आपको इंट्रो देना जरूरी है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इंट्रो आपके लिए कंपलसरी है। आपको जो भी क्वेश्चन मिले छोटा मोटा आपको इंट्रो देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है जिन्हें ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य कहते थे। दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी वो सामान्यतः उदार प्रकार की थी। यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था या फिर कठोर जातीय वर्ण व्यवस्था का उदय नहीं हुआ था। ये सारी चीजें उदय होता है उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल की जो समाज थी प्रमुखता वो 3 वर्गों में केवल विभाजित थी, वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और विशु यानी कि वैश्य। बाद में एक चौथा वर्ण आता है जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार हमें शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से मानी जाती है और अभी तक वर्ण जन्मजात ना होकर के व्यवसाय पर आधारित था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो किसके ऊपर आधारित था, तो व्यवसाय पर आधारित था। जैसे कि एक ऋग्वैदिक ऋषि है, वो कहते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यवसाय पर आधारित समाज था। ठीक है, आगे अगर हम देखें दोस्तों
तो ऋग्वैदिक समाज का आधार जो होता था वो परिवार होता था, जिसमें पिता या फिर बड़े भाई परिवार का स्वामी होता था। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था, यहाँ पे कोई वर्गों का विभाजन नहीं था, और पिता परिवार में दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। सभी लोगों का समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी, और इस समय के सभी लोगों का आर्य कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण रंग के अर्थ पर प्रयोग होता था। वर्ण का जो प्रयोग था वो रंग के अर्थ पर होता था, ना कि ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की तरह। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग व सहभागिता पर आधारित था। इस समय समाज पितृसत्तात्मक हुआ करती थी। ठीक है। और पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी स्त्री और पुरुषों में कोई भी विभेद हमें देखने को नहीं मिलता है। उनकी शिक्षा एवं अधिकार के भी समानता दी गई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना टूटने लगती है, और अब जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने समाज में एक जटिलता को बढ़ावा दिया, और इस जटिलतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था ने आपसी विभेद को उत्पन्न किया तथा समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया था, जो कि पहला वर्ग था सुविधा भोगी और दूसरा था सुविधा विहीन। सुविधा भोगी में हम किसको रख सकते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय। ठीक है। और सुविधा विहीन में आप रख सकते हो वैश्य और शूद्रों को दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ऋग्वैदिक कालीन कबीलाई समाज की विशेषता का विवेचना करें या फिर विवरण दे। अब देखो यार, यहाँ पे कबीलाई समाज के बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, और ऋग्वैदिक लोग जनों यानी कि कबीला में विभाजित थी। कबीले का एक राजा हुआ करता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों का पंचजन भी कहा गया है। आर्यों को क्या कहा गया है, तो पंचजन। अब पंचजन यानी कि पांच कबीले यानी कि पांच कुल, इसमें अनु, द्रोहु, पुरु, तुर्वस और यदु सम्मिलित थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था यानी कि परिवार। परिवार का मुखिया को कुल्प यानी कि गृहपति कहा गया है। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था, और अनेक ग्राम मिलकर के विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था, और विष से जन बनता था जो कबीलाई संगठन हुआ करता था दोस्तों, और इसका प्रधान प्रमुख कौन होता था, जनपति। ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया है कि गणतंत्रात्मक के साथ साथ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी मौजूद थी। राजा का प्रमुख कार्य या फिर कहे तो कर्तव्य जो था वो कबीलों का रक्षा करना होता था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ, जिनमें सभा व समितियां सबसे मुख्य थी, तथा विदत। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक के साथ साथ आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीतिक में भाग लेती थी, यानी कि सभा और समितियों में भाग लेती थी। ठीक है। और विदत में भी भाग लेती थी यानी परिषद में भाग लेती थी। लेकिन ये चीजें बाद में ये देखने को नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इनकी सभ्यता जो है वो समाज से पीछे हटना शुरू हो जाता है, यानी कि सभा और समितियों में इनका भाग लेना बंद करा दी जाती है। ठीक है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। अतः अगर देखा है दोस्तों, तो सभा श्रेष्ठ एवं संभावित लोगों की संस्था थी, यानी कि सबसे उच्च वर्ग के, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा का नियुक्ति करता था और उसे हटा भी सकता था, और उस पर नियंत्रण भी रखता था। तो समिति जो था वो आज के लोकसभा के जैसा था, और जो सभा था वो आज के राज्यसभा के जैसा था। ठीक है। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग लेती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, याद रखना, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता के हाथों में निहित था। बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था, जो प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, स्वेच्छा से, जबरदस्ती या फिर बलजबरू नहीं। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, और राजा नियमित या फिर अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, लोगों से सहायता लेकर के। ठीक है। सेना बना लेता था, जिसका कार्य संचालन व्रात, गण, ग्राम और सद्र नाम से विधिक टोलियां बनाई गई थी। ऋग्वैदिक काल में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है, तथा पुरोभत्ता यानी कि नगरों का विजय पाने वाला
कहा गया दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनी द्वारा वर्णित मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों का वर्णन करें। अब दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और ये क्लास को अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।